तो हम लोग तीसरा चैप्टर लाइफ साइंस का पढ़ेंगे, आनुवंशिकता और कुछ सामान्य आनुवंशिक रोग। आनुवंशिकता, हेरिडिटी और सामान्य आनुवंशिक रोग, कॉमन जेनेटिक डिजीज। हेरिडिटी, आनुवंशिकता, यहाँ लिखा हुआ आनुवंशिकता एवं सामान्य आनुवंशिक रोग, हेरिडिटी एंड कॉमन। कॉमन माने सामान्य जो बीमारी हो रही है, जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज आनुवंशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीज भी आप कह सकते हो, कोई बात नहीं। आनुवंशिकता, जैसा देखा जा रहा है कि हर सजीव, इसके पहले हमने प्रजनन पढ़ाया, प्रजनन के माध्यम से संतान उत्पन्न करता है। तो प्रजनन के माध्यम से यह संतानों में गुण जाता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जिससे माता पिता और संतानों के बीच बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। असमानताएं तो होगी, डिसिमिलरिटी होगी, लेकिन समानताएं भी होगी। किसी को देखने के बाद, अगर उसके माता पिता को किसी ने देखा है और बच्चे को देखने के बाद मन में आ जाता है, अरे भाई अमुक की संतान हो, यानी उसका कुछ बनावट, चेहरे की बनावट, रंग, नाक वगैरह की बनावट, फेस की बनावट, ये सब बनावट देख करके लगता है कि माता पिता से इनकी समानता है। भाई बहनों को देखने पर, एक दूसरे को देखने पर ऐसा लगता है अमुक भाई बहन है, एक माता पिता की संतान है, ये समानता है, हेरिडिटी। लाइक बिगेट्स लाइक, अपने जैसे सभी संतान उत्पन्न करते हैं। ये प्रकृति का नियम है प्रजनन द्वारा। एक आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ जो है बहुत विकसित आम है, तो अपने जैसा आम का फल बनाएगा, पेड़ बनाएगा। जंतुओं में एक कुत्ते की संतान, वो कुत्ते की संतान ही कुत्ता बनेगी, बिल्ली की संतान ही बिल्ली बनेगी, शेर की संतान शेर बनेगी, बाघ की संतान बाघ बनेगी, यानी अपने हेरिडिटी के द्वारा वो गुण को अपनी संतान में ले जाएगा प्रजनन के माध्यम से। तो इसको कहें लाइक बिगेट्स लाइक, हर सजीव अपने जैसे बिगेट्स मान उत्पन्न करता है। यह आनुवंशिकता, इसी को हम आनुवंशिकता कह रहे हैं। इसकी परिभाषा बस एक लाइन में, सभी सजीव प्रजनन के माध्यम से अपने समान नए नए सजीवों को उत्पन्न करते हैं। इस नए नए सजीवों के गुण माता पिता से समानता पाई जाती है उसमें गुणों में, इसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। वंश परंपरा में गुण जा रहा है, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। इसके कारण बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। अब हेरिडिटी में इसका एक अलग से विज्ञान आप पहले भी बताए थे 9th क्लास में भी, जब जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, तो उसमें एक विज्ञान बताया था कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को कहते हैं साइंस ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में स्थानांतरण की क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकता विज्ञान कहते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिकता माता पिता के लक्षणों का प्रजनन के माध्यम से उनकी संतानों में स्थानांतरण की क्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। परिभाषा हो गई, माता पिता में लक्षण जा रहे हैं, संतानों में जा रहे हैं, माता पिता के लक्षण संतानों में जा रहे हैं, माता पिता से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं लक्षण संतानों में, जिससे ये समानताएं कई पीढ़ियों तक जाती हैं। हाँ, विषमता आएगी, जिसकी बात मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब हेरिडिटी के अंदर विभिन्नता शब्द है, वेरिएशन, विभिन्नता। यहाँ होता क्या है, कभी कभी क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है केंद्रक के भीतर क्रोमैटिन जाल से बनता है, कभी कभी क्रोमोसोम की रचना, यहाँ लिखा हुआ है संरचना या संख्या, उसकी क्रोमोसोम की संख्या, उसमें बदलाव आ जाता है, बदलाव होता है। अथवा डीएनए, किसी के बने हुए क्रोमोसोम भी हैं, इस पर जीन, इसी के बने हुए जीन हैं, तो डीएनए की संरचना में भी परिवर्तन होने से जीन ही बदल जाता है। क्रोमोसोम की संख्या
संरचना में बदलाव या डीएनए की संरचना में बदलाव के कारण जीन में परिवर्तन आ जाता है और इस विधि को हम कहते हैं उत्परिवर्तन। एक बहुत सुंदर शब्द है म्यूटेशन। जीन में आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए नए संतानों के उत्पन्न होने को ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तित जीव, म्यूटेंट। जो उत्परिवर्तन माता पिता का लक्षण है, संतान कुछ दूसरे तरह की हो गई। माता पिता सांवले रंग के, सामान्य रंग के हैं, संतान कभी एकदम उजले रंग की, गोरे रंग की हो गई, उत्परिवर्तन हो गया। जीन में अकस्मात परिवर्तन हो गया, जीन की रचना में बदलाव हो गया, क्रोमोसोम की रचना में बदलाव हो गया, डीएनए की रचना में बदलाव हो गया। इस बदलाव से उत्परिवर्तन कहते हैं। क्रोमोसोम या डीएनए के इस अस्थायी परिवर्तन, जो अस्थायी होगा, परमानेंट चेंज होगा, बदलने वाला तो है नहीं ना। क्रोमोसोम या डीएनए के इस अस्थायी परिवर्तन को ही, जिसके कारण लक्षणों के प्रकट होने में अंतर दिखाई देता है, उसे हम विभिन्नता कहते हैं। डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, इसमें परिवर्तन हो गया और परिवर्तन होने से जीवों में जो प्रकट होने वाले लक्षण हैं, उन लक्षणों में अंतर आ जाएगा और लक्षणों का अंतर ही विभिन्नता कहलाती है। एक ही माता पिता की संतान, सपोज करो एक माता पिता की संतान है, देखा जाता है एक संतान थोड़ी सांवली हो गई, माता पिता दोनों में किसी कारण सांवला है, दोनों के गुण आते हैं ना संतान में। माँ से भी होमोलॉगस क्रोमोसोम हमने मियोसिस विभाजन में पढ़ा है, समजात क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, माँ का एक क्रोमेटिड, पिता का सेंट्रोमियर से जुड़ता है, इसको हम कहते हैं समजात क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में दोनों के गुण हैं। निश्चित रूप से संतान जो होगी माता पिता का मिला जुला रूप होगी। ये लक्षण इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम, इसको हेरिडिटी भी वही बात है, वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं आनुवंशिकता, हेरिडिटी। इसका अध्ययन हम किसमें किए? विज्ञान में, जेनेटिक्स में। और इस जेनेटिक्स विज्ञान की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिकता विज्ञान के जनक, पिता, जनक। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसा पूछा गया है कभी बोर्ड की परीक्षा में कि जेनेटिक्स के जनक का पूरा नाम लिखिए, ऐसा भी पूछा गया, 1 किलोमीटर का क्वेश्चन। जेनेटिक्स का जनक कौन है? मेंडल। उनका छोटा नाम मेंडल है, लेकिन पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ पर वेरिएशन हो गया। अब वेरिएशन सिलेबस में उदाहरण के द्वारा पढ़ना, वेरिएशन को बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, सिलेबस को टच कीजिए, सिलेबस को देखिए क्या क्या उसमें सिलेबस में देखिए। मैं तो सिलेबस के अनुसार ही आपको क्रमशः बताऊंगा, हर चैप्टर में सिलेबस के अनुसार। तो हेरिडिटी में वेरिएशन जो है, उदाहरण 2 यहाँ दिया गया है। बहुत सारे वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि उदाहरण, यहाँ उदाहरण के रूप में समझाने के लिए दिया है। स्वतंत्र और संलग्न कर्णपिंड, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब। ये स्वतंत्र कर्णपिंड है, ये है ईयर लोब, इसको ईयर लोब कहते हैं, ये समझो ईयर लोब है। तो किसी किसी का स्वतंत्र है, अब किसी का देखो कि यहाँ ये जुड़ा हुआ ऐसे सटा रहेगा, ये अटैच्ड रहेगा, अटैच्ड। ये फ्री, हम लोग का अधिकांश लोगों का फ्री दिखाई देता है, बहुत लोगों का ऐसे जुड़ा हुआ दिखाई देगा। आप समाज में देखोगे बहुत लोगों का ऐसे अटैच्ड रहेगा। ये भिन्नता है ना, माता पिता में देखा जाता है। मान लो माता पिता में किसी एक का अटैच्ड है, ऐसे जुड़ा हुआ है ईयर लोब, और एक का स्वतंत्र है। अब इसमें एक चीज जानना है, दोनों में एक चीज बताएंगे, आगे भी उसको हम बताने वाले हैं। अटैच्ड जो ईयर लोब है और एक फ्री ईयर लोब है, स्वतंत्र कर्णपिंड और संयुक्त कर्णपिंड। तो जो स्वतंत्र है, ये जो विभिन्नता है, विभिन्नता आ रही है, तो इसमें स्वतंत्र कर्णपिंड का एक जीन के द्वारा लक्षण निर्धारित होगा। लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम जीन करेगा,
जो क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, और जीन को हम लोग यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों की इकाई है जीन। और जीन कहाँ पाया जा रहा है? क्रोमोसोम के ऊपर लोकस एक रचना होती है, लोकस, LOCUS, लोकस नामक रचना पर ये जीन पाया जाता है। जीन डीएनए का ही बना हुआ है और माता पिता के लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम कर, इसलिए आनुवंशिकता की क्या है, क्योंकि माता पिता का लक्षण हेरिडिटी के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है। हेरिडिटी उसी को हम कह रहे हैं। तो जो फ्री स्वतंत्र कर्णपिंड है ये प्रभावी लक्षण है। और स्वतंत्र को हम मान लो कैपिटल F से लिखते हैं, फ्री F। और अटैच्ड जो है संयुक्त कर्णपिंड, इसका जीन जो है अप्रभावी है। प्रभावी और प्रभावी की बात मैं आगे मेंडल में बहुत सारा बताऊंगा। यहाँ खूब समझने की बात है। अब यहाँ हमने बताया कि जो स्वतंत्र कर्णपिंड है, फ्री ईयरलोब, इसका ये जीन के द्वारा लक्षण निर्धारित होगा। और जीन समजात क्रोमोसोम के ऊपर है। समजात क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर लोकस नामक रचना पर, जैसे एक मोतियों की माला है, सब कुछ को तो धागे में पिरोया हुआ है ना, तो जगह जगह मोतियां हैं, वो जीन समझ लो, बीड वही जीन है। और जगह जगह धागा हो, खाली जगह, उसको लोकस मान लीजिए, वही जीन स्थित है। तो वो जीन जो अटैच्ड लीयर लोब है, संयुक्त कर्णपिंड है, इसका जीन निर्धारित करेगा, लक्षण को ले जाएगा माता पिता से संतान में। और जो फ्री ईयर लोब है, स्वतंत्र कर्णपिंड है, इसका भी लक्षण संतान में जाएगा जीन के द्वारा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर है। इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है कि जो स्वतंत्र कर्णपिंड का जीन है, जो लक्षण को ले जा रहा है, वह प्रभावी है। प्रभावी को मतलब उसका प्रभाव अगली पीढ़ी में दिखाई देगा, डोमिनेंट उसको कहते हैं। और जो अगली पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाएगा, उसको अप्रभावी लक्षण कहेंगे, रिसेसिव अंग्रेजी में कहेंगे। इसको आगे भी हम बताएंगे अभी, प्रभावी और अप्रभावी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि हमने क्या बताया, जो स्वतंत्र कर्णपिंड है, जैसे हमारा स्वतंत्र है, ऐसे ये स्वतंत्र है, आप लोगों में बहुत लोगों का स्वतंत्र है। देखो कि किसी का, किसी बालिका का, किसी बालक का ऐसे जुड़ा हुआ है। तो स्वतंत्र वाला है प्रभावी, इन माँ और पिता में से एक का स्वतंत्र है, एक का जुड़ा है। तो अगली पीढ़ी में स्वतंत्र लक्षण ही पहली पीढ़ी की संतान में दिखाई देगा, उसका यह स्वतंत्र रहेगा क्योंकि प्रभावी है। उसको अगर हम कैपिटल F से लिखेंगे, फ्री, कैपिटल F से, और स्मॉल f उसी का लिख देंगे, तो जोड़े में जीन होंगे, जोड़े में लक्षण होते हैं, जोड़े में जाएंगे तो कैपिटल F 2 बार लिखेंगे, स्मॉल f 2 बार लिखेंगे, ये जोड़ा का लक्षण होगा। तो ये जीन के द्वारा तो संतान में वेरिएशन आ जाएगी, निश्चित है। ये विभिन्नता। दूसरा है मुड़ने वाला और सामान्य जीव। किसी को देखोगे ऐसे जीव बाहर निकालेगा ना, तो नली की तरह से ऐसे नली जैसा जीव उसकी बन जाएगी। हम तो नवज्योति में एक लड़के को पढ़ाते समय पढ़ा रहे थे, पिछले साल के पास, तो एक लड़का हमको दिखाया, सर हमारा एकदम नली की तरह से निकलता है। वो हमने देखा, उसको मुंह से निकाला, एकदम नली जैसी उसकी जीभ पतली सी बन गई। अब हम लोग बनाना चाहें, जबरदस्ती आप बना नहीं सकते, वो ऐसा लक्षण होता है, उसकी ऐसी बनावट ही होगी जो वेरी करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा लक्षण को देखिएगा, मुड़ने वाला और सामान्य जीव, रोलर, रोल करना, ऐसे नली जैसा बना ले जीव को, उसको रोलर कहेंगे। एंड नॉर्मल टंग, जैसे हम लोगों का सबका नॉर्मल टंग है प्राय, कुछ लोगों का जीव निकालोगे तो नली जैसा मुड़ा है। अब यहाँ क्या है, जो रोलर है वो प्रभावी लक्षण है, जान जाइए। अगर माता पिता में किसी का रोलर टंग है तो पहली पीढ़ी की संतान में रोलर वाला ही बच्चा में दिखाई देगा, भिन्न हो जाएगा, मतलब संतान वेरी करें, भिन्नता दिखा रहे हैं। ये मुड़ने वाली जीव और सामान्य जीव, ये जीन के द्वारा लक्षण कैरी होते हैं, वाहक का काम जीन करता है, इसलिए हेरिडिटरी कैरियर कहते हैं, वहन करेगा माता पिता से लक्षण को। तो यह भी जीन के द्वारा निर्धारित होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना, प्रभावी और अप्रभावी का लक्षण यहाँ निश्चित रूप से जानना बहुत जरूरी है। हमने क्या बताया, फ्री ये स्वतंत्र वाला प्रभावी है, जिसको कैपिटल F से, और प्रभावी लक्षणों को हमेशा बड़े अक्षर से दिखाते हैं, फ्री। इसको रोलर R, कैपिटल R से दिखाएंगे, तो कैपिटल R जो रोलर है ये कैपिटल से दिखाएंगे, क्यों, ये प्रभावी है। और स्मॉल r दिखाएंगे, नॉर्मल टंग, नॉर्मल को यहाँ नहीं लिखेंगे, स्मॉल अक्षर उसी का लिख देते हैं, तो
अप्रभावी लक्षण है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये लक्षण जो हैं संतानों में जाते हैं और संतान भिन्न हो जाती है, माता पिता से वैरी करती है। अब आइए ये तीसरा चैप्टर, तीसरा का ए नंबर बता रहे हैं आनुवंशिकता, और बी 3 का बी बताएं कि कुछ सामान्य आनुवंशिक रोग। तो एक वेरिएशन हो गया। अब आइए वेरिएशन के बाद उदाहरण हमने बता दिया, ये 2 उदाहरण पढ़ना केवल है, अंतर आ रहा है ये 2 का, जो सिलेबस में है, सिलेबस आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ आइए हम दूसरी बात बताएं, आनुवंशिकता से संबंधित मुख्य शब्द। की माने कुंजी एक तरह की है, की टर्म्स छोटे छोटे शब्दों को हम टर्म्स नाम दिए हैं, एसोसिएटेड विथ हेरिडिटी। हेरिडिटी के संबंध में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को अगर आप नहीं समझो तो फिर हेरिडिटी समझ में नहीं आएगी। इसलिए शब्द 7-8 शब्द मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, उन सभी शब्दों को बारीकी से आपको समझना है। आनुवंशिकता संबंधित मुख्य शब्द, पहला है लक्षण या विशेषक। यहाँ शब्द हम पहला लिख रहे हैं, लक्षण बड़े बड़े अक्षरों में थोड़ा सा दिखाई दे, लक्षण या विशेषक। कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रिक्स इसको कहते हैं, TRAITS, ट्रिक्स। यहाँ हमने परिभाषा छोटी सी लिखने की कोशिश किया है। एक लक्षण का वैकल्पिक रूप ही विशेषक कहलाता है। विशेषक शब्द है, विशेष, एक लक्षण का वैकल्पिक रूप, वैकल्पिक रूप। अब यहाँ वैकल्पिक रूप को थोड़ा समझ लीजिए। वैकल्पिक रूप माने एक लक्षण का, जैसे एक लक्षण है लंबापन, तो लंबापन का, लंबाई का 2 लक्षण होगा ना, एक टॉल एक ड्वार्फ। ड्वार्फ माने बौना, टॉल माने लंबा, दोनों तो लेंथ से मतलब है, लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ। तो लेंथ का 2 होगा वैकल्पिक रूप। वैकल्पिक माने विकल्प, जिसको विकल्प कहते हैं। ये लंबा है तो उसका बौना भी विकल्प है एक। तो जैसे टॉल के लिए मान लो हमने कैपिटल T लिखा, तो ड्वार्फ के लिए हमने इसी का स्मॉल t लिख दिया, ये वैकल्पिक रूप हो गया। इसको लक्षण का विशेषक कहते हैं। विशेषक माने लंबापन का गुण वैकल्पिक हो गया। तो एक ही जीन का वैकल्पिक अवस्था, एक ही लक्षण का वैकल्पिक रूप। अब वैकल्पिक रूप यहाँ हो गया, ये पहला चीज हो गया। इसके बाद एक दूसरी शब्द, एक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, लक्षण विशेषक कहलाएगा। जो टर्म है, लाइन से टर्म को मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद है एलील। अब दूसरी बात यहाँ पढ़ेंगे, एलील या एलिलोमॉर्फ। हमने एलील यहाँ लिख दिया है, दूसरा लक्षण। एलील या इसको एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं, एलिलोमॉर्फ। देखिए, एक ही जीन की वैकल्पिक अवस्था, एक जीन है उसमें भी विकल्प है। एक ही जीन, जोड़े में जीन है तो जीन हमेशा जोड़े में होगा, क्रोमोसोम जोड़े में है, माँ का होमोलॉगस समजात क्रोमोसोम जोड़ा में है ना, तो जीन भी जोड़े में है। तो जोड़े में लंबापन का गुण, अब लंबापन इसको भी तो आप कहोगे, ये कैपिटल टी अगर जोड़े में है तो लंबा हुआ निश्चित रूप से, और कैपिटल T स्मॉल t ये जोड़े में, ये भी लंबा ही है, दोनों लंबा है, ऐसा नहीं है ये बौना नहीं होगा, लंबा होगा। हाँ, बौना के लिए जब लिखेंगे तो जोड़े में इसको लिखेंगे तो बौना हो जाएगा, बौना, ये बौना हो जाएगा, समझ लीजिए। ये भी लंबा होगा वैकल्पिक रूप, ये भी लंबा होगा जब वैकल्पिक रूप। जैसे वहाँ मैं अभी विभिन्नता में बता रहा था आपको, जैसे फ्री ईयर लो और टाइप ईयर। और फ्री के लिए अगर आपने F लिखा तो जोड़ा में होगा, ये क्या होगा, स्वतंत्र। थोड़ा सा यहाँ बता दें, वहाँ जो विभिन्नता, स्वतंत्र कर्णपिंड, यहाँ थोड़ा जानोगे, ये अक्षर से हम कैसे दिखा रहे हैं। तो ये स्वतंत्र कर्णपिंड ये भी है, और स्वतंत्र कर्णपिंड ये भी होगा, स्मॉल f, ये भी स्वतंत्र ही कर्णपिंड होगा, जान जाओ। लेकिन संयुक्त कर्णपिंड होगा तो इसके लिए ये हो जाएगा संयुक्त कर्णपिंड, ये अप्रभावी है, ठीक ना। जैसे पिंड है, कर्णपिंड ऐसे अप्रभावी है, इसको ध्यान में रख, ये अप्रभावी है। अप्रभावी जोड़ा में है तो संयुक्त हो गया, ये जुड़ा हुआ ऐसे रहेगा, अप्रभावी। अच्छा, रोलर जीव के लिए मान लो R लिखते हैं, ये रोलर टंग हो गया। रोलर माने मुड़ी हुई जीव, ये प्रभावी लक्षण, मुड़ी हुई जीव के लिए ऐसा, यहाँ थोड़ा जान जाइए तो क्लियर रहेगा। और एक कैपिटल R स्मॉल r, ये भी मुड़ी हुई जीव ही होगा,
क्योंकि प्रभावी है। प्रभावी वाला एक लक्षण, एक बड़ा कैपिटल अक्षर जो होगा ना वो प्रभावी वाला है, अप्रभावी को दबा देगा। ये छोटा वाला अक्षर जो अप्रभावी है, और स्मॉल या आर क्या होगा? सामान्य जीव। सामान्य जीव, जिसकी सामान्य जीव है उसके लिए लक्षण। क्यों इसको हम कह रहे हैं? क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण जो कह रही जोड़े में जीन है। तो वैकल्पिक यहाँ हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पर एक ही जीन की वैकल्पिक अवस्थाएं जो समजात क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर पाई जाती है। लोकस पर जीन है, समजात क्रोमोसोम पर, लोकस नामक रचना पर ही। हर जगह पूरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिन पर पूरा जीन नहीं है। क्रोमोसोम पर कहाँ है? लोकस विशेष जगह है। जैसे जीभ हम लोग स्वाद तरीकाएँ होती है ना, आगे मीठा, एकदम पीछे तीखा, साइड में खट्टा, ये बताने की जगह है, वो जगह। उसी तरह से क्रोमोसोम पर लोकस एक रचना, उस लोकस पर जीन जगह जगह पाए जा रहे हैं। तो एक ही लोकस पर पाए जाते हैं। जैसे लंबा बौना हमने यहाँ लिख दिया है, कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी बौना। एक ही लोकस पर दोनों के जीन है, वैकल्पिक हैं। विकल्प रूप में उसको हम कहते हैं एलील या एलीलोमार। परिभाषा बड़े समझिएगा, एक ही जीन की वैकल्पिक अवस्थाएं जो समजात क्रोमोसोम की एक ही लोकस पर पाई जाती हैं। एक ही लक्षण की वैकल्पिक अवस्था, एक ही जीन है। जीन एक ही है, जो विकल्प है लंबा का बौना का, दोनों का विकल्प है। दोनों की वैकल्पिक अवस्था माता पिता के होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है, माँ का है पिता का है, उस पर वैकल्पिक अवस्था जो पाई जाए उसको यानी विरोधी लक्षण। आपका सब पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्ट में विरोध वाला लक्षण एलील है, एलीलोमार्फ है। बिल्कुल एक ही जीन पर जो पाया जाता है समजात क्रोमोसोम की एक ही लोकस पर। अब आइए, अब यहाँ पर ये एलील या एलीलोमार्फ हो गया। यहाँ हमने वो पहले जो बताया था विभिन्नता ना, उसका उदाहरण स्वतंत्र पिंड का और रोलर जीव का, सामान्य जीव का बताया। वंशागति की इकाई। अब देखो यहाँ तीसरा शब्द हम बताएं, वंशागति की इकाई क्या है? जीन ऑब्लिक कारक शब्द का प्रयोग करेंगे हम यहाँ। मेंडल ने किया था, हम और आप कुछ करने वाले नहीं हैं। उन्होंने जीन, उसमें जानकारी नहीं थी, उन्होंने फैक्टर शब्द बताया, कारक। ये जीन तो आप जानते हो, GEN, जीन ऑब्लिक फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। फैक्टर कारक शब्द का प्रयोग किया मेंडल ने। देखो मेंडल के अनुसार जीवों का प्रत्येक लक्षण उनकी दैहिक कोशिकाओं, शरीर कोशिका जो सोमैटिक सेल्स हैं, दैहिक कोशिकाओं में स्थित एक जोड़ी कारकों शब्द का प्रयोग किया। या जोड़े में जीन होते हैं, बाद में जानकारी जब मिली वैज्ञानिकों द्वारा कि जो मेंडल ने कारक शब्द का प्रयोग किया वास्तव में वही जीन है। जीन और कारक एक ही है, सेम चीजें हैं, लेकिन मेंडल को उस समय जीन की कोई जानकारी, जोहानसन आगे वैज्ञानिक हुए मेंडल के बाद जिन्होंने जीन के बारे में बताया, किस समय किसकी जानकारी मिली वैज्ञानिकों द्वारा, तो जीन की जानकारी मेंडल के समय में बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए मेंडल ने उसी जीन को कारक के रूप में परिभाषित किया, कारक के रूप में बताया, फैक्टर के रूप में वो हर जगह कारक शब्द का प्रयोग किया, फैक्टर। इसलिए यहाँ वंशागति इकाई, कारक या जीन दोनों हमने लिख दिया ब्रैकेट में, कारक या जीन या कारक मेंडल के अनुसार। इसलिए मेंडल के अनुसार कहा जा रहा है, जीन की जानकारी को नहीं है। मेंडल के अनुसार जीवों के प्रत्येक लक्षण, एक लक्षण जैसे लंबा का लक्षण, गोरापन का लक्षण, शरीर गोरी है, बालों का की बनावट या बालों का कैसी रंग बनावट है, किसी का देखो भूरा बाल है, किसी का काला बाल है, तो ये अलग अलग बालों का कर्ली हेयर है, ऐसे किसी का ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ केस है, किसी का सामान्य हेयर है, ऐसा देखोगे बहुत सारा मिलेगा। बनावट है, किसी की आँख काली है, किसी की आँख भूरे रंग की है, ब्राउन कलर की है, ये सब लक्षण हैं, सब जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। हमने बताया भिन्नता बहुत सारी भिन्नता है, जो हम तो सिलेबस में दो ही विभिन्नता की बात की हैं, सारी विभिन्नताएं ही हैं। बालों की बनावट, आंखों का रंग, भूरापन या कालापन रंग, हेयर की स्टाइल जो है उसकी कर्ली मुड़ा हुआ, ये सब विभिन्नता ही है। तो एक ही मेंडल के अनुसार देखो, जीवों का प्रत्येक लक्षण उनकी दैहिक कोशिकाओं, जिसको सोमैटिक सेल कहते हैं,
में स्थित एक जोड़े कारकों द्वारा या निर्धारकों द्वारा, उसको निर्धारक कहते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, द्वारा निर्धारित होता है, उसी को हम कहते हैं वंशागति की इकाई या जीन। अब आइए, अब ये सब कुछ हुए। अब इसके बाद कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं, 2-3 शब्द यहाँ लिखा गया है, इसके बाद लिख रहे हैं। अब इसके बाद आता है 4 नंबर में आता है होमोजाइगस और 5 नंबर आता है हेटेरोजाइगस। ये शब्द इंग्लिश के ही हैं, इसकी हिंदी भी होती है होमोजाइगस समयुग्मकी, हेटेरोजाइगस, जाइगस जाइगोट का अर्थ यहाँ थोड़ा सा जाइगस शब्द जाइगोट से मिलता जुलता है। विषम युग्मकी, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? होमो समान, किसी एक लक्षण के लक्षण जीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है। लक्षण किसके द्वारा हो रहा है? जीन द्वारा। जीन द्वारा माता पिता संतान में जा रहा है। तो किसी एक लक्षण के समान जोड़े पाए जाएं, समयुग्मकी, युग्मक गैमेट, समान गैमेट, माता पिता से लक्षण आ रहे हैं संतान में, किसी एक लक्षण के समान जोड़े जब पाए जाएं, जिनके समान जोड़े माने जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस हैं। ये लंबा पर हुआ, ये बौना पर, दोनों समान है। लेकिन विषम युग्मकी हेटेरोजाइगस में क्या होगा? जब किसी एक ही लक्षण के असमान जोड़े संतान में पाए जाएं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा और ये भी लंबा, दोनों ही लंबे हैं। लेकिन ये समयुग्मकी है, ये विषम युग्मकी है, ये बौना है। तो बौना तो हमेशा समयुग्मकी ही होगा, विषम नहीं हो सकता। और प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। बौना तो अप्रभावी है, लंबापन प्रभावी है, इसलिए प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। तो यहाँ हो गया होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। किसी सजीव में जब किसी एक लक्षण के समान जोड़े पाए जाते हैं उसको होमोजाइगस कहते हैं, और जब किसी एक लक्षण के, एक ही लक्षण है, इसका असमान जोड़ा पाया जाता है तो उसको विषम युग्मकी या हेटेरोजाइगस कहते हैं। अब आइए, ये इतना हो गया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो गया। अब आइए इसमें और भी चीजें बता रहे हैं आपको। ये सब टर्म्स हैं, मेंडल इसका उपयोग किया है, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, मेंडल का उपयोग किया टर्म्स है। इसके बाद है प्रभावी, डोमिनेंट, अप्रभावी, रिसेसिव। मतलब क्या हुआ? प्रभावी लक्षण किसी भी सजीव के का वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी की जब संतान उत्पन्न होती है तो उसमें अपने गुण को प्रकट कर देता है। अपना गुण जो प्रकट कर दे, दिखा दे, उसको कहेंगे प्रभावी। और वह लक्षण जो संतान में रहते हुए भी है लेकिन अपने गुण को पहली पीढ़ी की संतान जब पैदा हो रही तो उसमें प्रकट नहीं कर पा रहा है, रहते हुए दबा हुआ है, वो अप्रभावी है, उसका प्रभाव नहीं है, रिसेसिव है। जैसे हमने बताया लंबा और बौनापन में लंबापन का गुण प्रभावी है और बौनापन का गुण अप्रभावी है। जान के रखिए, लंबापन क्या होगा? डोमिनेंट, और बौनापन रिसेसिव, अप्रभावी होगा। इसके बाद है फिनोटाइप, फिनो पीएच से लिखते हैं, फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और जीनोटाइप, GENO, जीन शब्द है, टाइप। फिनोटाइप बाह्य दृश्य रूप, इसको कह सकते हैं दृश्य रूप, और जीन रूप। इसको हम लिख देते हैं हिंदी में समझाने के लिए, और कोई बात है।
और जीन जीन संरचना या जीन रूप, जीन संरचना भी कह सकते हो, संरचना या जीन रूप इसको कह सकते हो, जीनी रूप, जीन रूप। किसी सजीव के जो बाहर से शारीरिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको फिनोटाइप कहेंगे, बाह्य दृश्य रूप। जैसे बहुत सारे पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसमें वनोपन का भी गुण उसके अंदर छिपा रहेगा, जो आगे हम मेंडल का क्रॉस बहुत सारा बताएंगे। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो जीन की दृष्टि से ही दिखाई देंगे। तो ये जीन वाला जो दृष्टि होगी वो फिनोटाइप का भी निर्धारण करेगा, जान के रखिए। ये जीन की दृष्टि से किसी सजीव की आनुवंशिक रचना, जीन संबंधी रचना या आनुवंशिक रचना को उसका जीनोटाइप कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और किसी सजीव के बाह्य दृश्य रूप को जो दिखाई बाहर से दिखाई देता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप के द्वारा फिनोटाइप का भी निर्धारण होता है सजीव में। प्रभावी और प्रभावी, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमो जाएगा, सेटो जाएगा, सबने बता दिया। इसके बाद लक्षण आता है प्रथम पीढ़ी की संतान, द्वितीय पीढ़ी की संतान। जैसा मेंडल का क्रॉस हम बताने वाले हैं तो उसमें ये लक्षण आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक लक्षण आएगा शुद्ध, प्योर, और संकर, इसको हाइब्रिड कहेंगे। शुद्ध प्योर का मतलब क्या हुआ? किसी भी सजीव के किसी एक लक्षण के जब समान जोड़े पाए जाएं तो वो सजीव शुद्ध कहलाएगा, और किसी एक लक्षण के जब असमान जोड़े पाए जाएं तो वो हाइब्रिड कहलाएगा, संकर। शुद्ध में जैसे कैपिटल टी, यहाँ कई उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और स्मॉल, ये दोनों प्योर हैं, दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि जो जोड़ा समान है, कैपिटल टी जोड़े में समान है, स्मॉल टी जोड़े में समान है। ये दोनों कैसे होंगे? बिल्कुल गुणों में शुद्ध होंगे। शुद्ध बौना होगा, ये शुद्ध लंबा होगा, जिसको आगे क्रॉस में बताने जा रहे हैं। मेंडल ने इसको बताया था। संकरण, संकर में ड़ जोड़ देंगे, संकरण, संकर यहाँ है, ड़ जोड़ दिया गया। और हाइब्रिड में यहाँ शब्द थोड़ा इंग्लिश का बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन शब्द हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण में कहा संकर संतान उत्पन्न करने की क्रिया। संकर, आजकल सब संकर संतानें संकर आपको दिखाई दे। आप बाजार में जाओ सब्जी लेने, कभी कभी वो सब्जी बेचने वाला कहता है अब भिंडी आप ले रहे हो, उसका कुछ रूप बेचा, करेला ले लो, छोटा छोटा करेला है, एक करेला देखो इतना लंबा लंबा करेला, तो उससे पूछो तो कहेगा हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। निश्चित हाइब्रिड संतान मिली जुली। जैसे एक पिता भारत का हो, माँ उसकी इंग्लैंड की हो, लड़का एंग्लो इंडियन हो गया, दोनों का मिला जुला रूप आएगा। माँ बिल्कुल गोरी अंग्रेज, उसको कहते हैं एंग्लो, इंग्लैंड का, इंडियन का सांवला हो, दोनों की जो संतान वो हाइब्रिड का है, हाइब्रिड संतान हो, संकर संतान हो, दोनों का मिला जुला रूप हुआ ना। तो हाइब्रिड देख लो, हाइब्रिड हमने बताया, हाइब्रिड संकर, संकर हमने बताया। प्योर क्या हुआ? जब किसी एक लक्षण के समान जोड़े पाए जाए, और एक ही लक्षण के जब असमान जोड़े सजीव में पाए जाए, एक ही लक्षण के असमान जोड़े पाए जाए, ये संकर हो गई। एक ही लक्षण है, ये दोनों लक्षण समान है, लेकिन इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। जब संतान में विरोधी लक्षण का जोड़ा हो, विपरीत लक्षण हो, एक ही गुण का, एक ही लक्षण का विपरीत जोड़ा हो, तो उसको हम कहेंगे हाइब्रिड है, संकर है। और इस संकर संतान को जिस विधि से उत्पन्न किया जाए, जिस विधि से संकर संतान पैदा की जाए, उस क्रिया को कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण, संकर संतान उत्पन्न करने की क्रिया विधि। अब आइए दो तीन टर्म्स और जानना है इसमें, इतना टर्म्स जान गए। अब इस संकरण में, संकरण दो संकरण में आपको पढ़ाने वाला हूँ खूब डिटेल में। पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड। ये पूरा चार्ट के द्वारा मैं पढ़ाऊंगा, ये चार्ट के द्वारा, चार्ट बना के पढ़ाया जाएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
इसको हिंदी में आप कह सकते हो एक संकर संकरण। देख लो, क्रॉस को संकरण भी कहते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये दो पढ़ना है, इसलिए इसको खूब बढ़िया से जानना होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको हिंदी यहां लिख देते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, जब किसी संकरण की क्रिया में संकरण कराया जा, क्रॉस कराया जा रहा है, विरोधी लक्षण के बीच हमेशा क्रॉस होगा, विरोधी लक्षण के बीच क्रॉस कराएंगे, समान लक्षण नहीं, हमेशा विपरीत लक्षण। जब किसी संकरण या क्रॉस की क्रिया में एक जोड़ा माने दो, एक जोड़े विरोधी लक्षणों के कारक भाग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एक संकर संकरण। एक संकर संकरण यहां जैसे जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे एक जोड़ा लक्षण होगा लंबा क्रॉस बौना, गोल बीज मटर का लेंगे, गोल बीज प्लस झुर्रीदार बीज। 7 जोड़ा लक्षण हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। झुर्रीदार बीज, कक्षस्थ फूल, अग्रस्थ फूल, संकुचित फली वाला मटर, चिकनी फली वाला मटर, पीला बीज, हरा बीज, पीला गोल, हरा झुर्रीदार। अब देखो यहां दूसरा बताने जा रहे हैं, द्विसंकर संकरण। जब किसी क्रॉस की क्रिया में दो जोड़े विरोधी लक्षण के कारक भाग में, दो जोड़े, यहां एक जोड़ा हुआ, दो जोड़े एक साथ क्रॉस कराए जाएं तो उसको हम कहेंगे द्विसंकर संकरण। जैसे यहां समझो, एक संकर संकरण हमें बता दिया, जैसे पीला गोल, दो लक्षण दिया जाएगा, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। दोनों को जब अलग अलग कर देंगे ना, तो एक पीला देखा होगा, पीला पीला क्या है, उसका बीज दाल, मटर की दाल, जो बीजपत्र है वो पीले रंग का है, और बीज बिल्कुल गोल है, एकदम राउंड है, इसको क्या कहेंगे, येलो राउंड। इनटू हरा, पीला के बाद हो जाएगा हरा, और गोल की जगह हो जाएगा झुर्रीदार। देखा होगा मटर, एक हरी मटर पकने के बाद, कच्ची मटर सब हरी होती है, पकने के बाद वो मटर हरी ही रहेगी, पूरी पक जाएगी तो हरे रंग की। अब मार्केट में देखोगे हरी मटर, आप मांगो हरी मटर मिल जाएगी दुकान, लेकिन वो गड्ढा गड्ढा उसमें होगा, एकदम चिकनी नहीं होगी। इसको कहते हैं ग्रीन रिंकल्ड शक्कर, WRINKLED। इसको तो भी पढ़ाएंगे हम आगे डिटेल में, इसलिए इस सबको एकदम याद करके रखिए। या दूसरा उदाहरण ले लें हम, लंबा, हाँ लंबा लाल फूल, इनटू क्रॉस कराया जा रहा है बौना, इसका उल्टा हो जाएगा बौना सफेद फूल। लोगों मटर लाल फूल, यहाँ बैगनी फूल भी कह सकते हैं, बैगनी रंग, वायलेट रंग लिया गया मटर का। आपने देखा नहीं, हमने तो इसको पूरा देखा है। बैगनी रंग का इसका फूल होता है मटर का, एक बिल्कुल व्हाइट कलर की मटर का फूल होता है। ये दो लक्षण हो गए। ऐसा मटर का पौधा, सफेद फूल भी मटर के पौधे पर लग रहा है, और बैगनी या लाल रंग का फूल भी लग रहा है। पौधा एक लंबा है, पौधा एक बौना है। जब पौधा लंबा और बौना में क्रॉस मंडल निकला तो क्रॉस कहाँ हुआ, फूल में। परागण की क्रिया, इसके पहले हमने बताया था, परागण, मादा नर जनन से पराग कोश से पराग कण निकलेंगे और विभिन्न विधियों से मादा के स्टिग्मा पर जाएंगे। स्वपरागण, पर परागण, परागण में बता रहा था, बोर्ड पर लिखा हुआ थोड़ा सा मोबाइल से करने में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आया होगा, मगर सब उनसे कहा कि थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बोलना तो साफ आ रहा है, लिखा हुआ कभी कभी सेट करके हाथ में लेकर मैं पढ़ा नहीं पाता, तो इसको एक जगह मोबाइल पर सेट करना पड़ता है, तो उससे थोड़ी सी कोशिश मेरी है कि लिखा हुआ कि साफ साफ दिखाई दे आपको। देखो
डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ जब क्रॉस की क्रिया दो जोड़े विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर कराई जाए तो उसको कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये दोनों क्रॉस बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, दोनों के फूल में क्रॉस कराया मेंडल ने। एक लाल फूल या बैगनी फूल एक सफेद फूल के बीच क्रॉस कराया, उसमें लंबाई से लेना देना नहीं। लंबा पौधा एक बौना पौधा, उससे कोई मतलब नहीं है। लंबे पौधे पर भी लाल फूल या सफेद फूल हो सकता है, दोनों क्रॉस करा दिया। एक लंबा पौधा का फूल है, एक बौना पौधा का फूल है, लाल और सफेद फूल में जब क्रॉस कराया तो पौधे की लंबाई से लेना देना नहीं था। लेकिन जब पौधे की लंबाई को क्रॉस कराया कि लंबा है बौना है तो फूल का रंग नहीं मेंडल ने देखा। उनका ध्यान कहाँ है? ध्यान से बात यहाँ समझने की बात है कि ध्यान कहाँ है। जो लक्षण उन्होंने लिया, लंबा का लक्षण लिया तो लंबा ध्यान में है, बौना का लक्षण लिया तो बौने पौधे में क्रॉस किया, फूल पे क्रॉस कराया। अब फूल का रंग बौना पौधा पर लाल है कि सफेद है, दोनों फूल हो सकते हैं। बैगनी है कि सफेद है, और लंबे पौधे पर बैगनी है कि सफेद है, इसका कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पौधा लंबा वाले को बौना पौधे चाहे सफेद फूल का सफेद फूल हो, लाल फूल का लाल फूल हो, या लाल फूल का सफेद फूल हो, जैसे भी क्रॉस कराए, लेकिन लंबाई होनी चाहिए, एक पौधा छोटा होना चाहिए। ये दो जो लक्षण लिया हमेशा। अब कहो कि बीज को किसे क्रॉस कराए, पीला गोल बीज को जमीन में बो दिया, हरा गोल को, हरा झुरीदार है उसको जमीन में बो दिया, बीज बोया पौधा होगा, उसको फूल लगा, फूल में क्रॉस कराया। जब क्रॉस की क्रिया होगी तो हमेशा फूल में ही होगी, परागण कराया जाएगा, लेकिन कृत्रिम कराया उन्होंने। अभी हम आगे थोड़ा बताएंगे कैसे कैसे उन्होंने क्रॉस कराया है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भी। तो ये दो क्रॉस पढ़ना है, इसलिए दोनों क्रॉस की बात आप जानो बढ़िया से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। अब इन्होंने अपने क्रॉस को दो पीढ़ी तक हम पढ़ाएंगे। तो प्रथम पीढ़ी की संतान, यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि इसको हम क्रॉस बताएंगे तो इसको बताना है। फर्स्ट फिलियल पीढ़ी, जनरेशन पीढ़ी, जनरेशन संतान, जनरेशन पीढ़ी, फिलियल संतान, प्रथम पीढ़ी की संतान, इसको F1 लिखेंगे हम ऐसे, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी की संतान, द्वितीय पीढ़ी की संतान, इसको कहेंगे सेकेंड, वही फिलियल संतान, और जनरेशन पीढ़ी, जनरेशन दर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको लिखेंगे F2 जनरेशन। जेनेरेशन अंग्रेजी में यहाँ लिख दे रहे हैं, जब हिंदी में हमने लिखा है ये जनरेशन पीढ़ी, जनरेशन, जनरेशन मान पीढ़ी, फिलियल मान संतान। F1 F2 उन्होंने F3 तक, F4 तक बहुत सारा कराया मेंडल ने, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो पीढ़ी की संतान की बात करेंगे। और इसको अपने पूरे जो क्रॉस इन्होंने कराया मेंडल ने, उसको दिखाने के लिए इन्होंने उपयोग किया चेकर बोर्ड का। चेकर बोर्ड, CHECKER BOARD, इसको पनेट स्क्वायर भी कहते हैं। स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, पनेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको बनाया पनेट। वर्ग, स्क्वायर वर्ग होता है ना, वर्ग, वर्गों का वह समूह जिसके द्वारा मेंडल के क्रॉस को तालिकाबद्ध करके दिखाया जाता है। बोर्ड एक तालिका है, बोर्ड बनी तालिका है, उसको दिखाया जाता है, उसको हम पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड चेक करने के लिए, उसी चेकर बोर्ड की सहायता से मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। इतना तो हो गया, ये टर्मिनोलॉजीज को कहते हैं, या कुछ जो टर्म्स मेंडल ने यूज किया, इस टर्म्स पर भी क्वेश्चन आपको आते हैं। इन टर्म्स पर भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7, 8, 10 टर्म सिस्टम को हमने उसमें नहीं दिया, लेकिन 7, 8, 10 टर्म सब टोटल मिला के होते हैं। अब मेंडल ये ऑस्ट्रिया देश के थे समझो, और ये मॉन्क थे, ये फादर जो थे पादरी, जिसको कहते हैं मॉन्क, पुरोहित वगैरह हम लोग पृष्ठ कहते हैं पुरोहित, उसी तरह से पुरोहित थे, लेकिन जाति के गार्डनर थे, माली,
और माली थे तो मेंडल बचपन में, चूंकि माली के लड़के थे, बागवानी में इनकी रुचि ज़्यादा थी। तो ये तरह तरह के फूल पौधों को देखते थे। मटर के पौधों को इन्होंने बगीचे में लगा हुआ देखा, जिसका स्वीट गार्डन पी, उद्यान मटर जो मटर का पौधा, गार्डन पी जो बगीचे में लगी हुई मटर है, ये गार्डन पी को इन्होंने देखा और मटर के पौधे पर अभी देखने लगे कि भाई इसमें बड़ा लक्षण दिखाई देता है। इन्होंने इसी को अपने प्रयोग में चुना। इस पर भी प्रश्न आएगा, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। गार्डन पी का वैज्ञानिक नाम आपको याद करना, पाइसम सैटिवम। इसका वैज्ञानिक नाम है। दो वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस का 9 क्लास में पढ़ चुके हो कि द्विनाम पद्धति, बाइनामेनक्लेचर से दो नाम पौधा, दो नाम जंतु का। इसका नाम है पाइसम, पहला कैपिटल से लिखते हैं पाइसम और स्मॉल से लिखते हैं दूसरा सैटिवम। एक है जीनस, एक है स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज, पहले हमें पता है वंश और जाति। पाइसम सैटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। मटर के पौधे को इन्होंने चुना और मटर के पौधे को पूरी जिंदगी प्रयोग करते रह गए। और आश्चर्य आप करें, प्रयोग करते करते मेंडल की मृत्यु हो गई, लेकिन इसको इन्होंने सजा करके जितना प्रयोग करते थे अपने प्रयोगों को ये लिखते गए। वही तो जेनेटिक्स विज्ञान बन गया। इनकी मृत्यु के